हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस होता है ना। इसका वर्क किस तरह से काम करता है आपको पता है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होगा। ओके, तो उससे देखिए, अब जो हम इसकी ओवरलोडिंग करेंगे तो हमेशा मेंबर फंक्शन बना करके ही ओवरलोडिंग करेंगे। नॉन मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन बना के हम लोग ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। तो ये पुराना वाला एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, और इनकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरा पूरा ही हटा देता हूँ। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि आप कोड को देख लीजिए अच्छे से। हमारे पास है क्या, एक क्लास जिसमें दो मेंबर वेरिएबल एक्स वाई हैं, और उनमें वैल्यू रखने के लिए हमने एक सेट कोऑर्डिनेट नाम से फंक्शन बनाया है और शो कोऑर्डिनेट नाम से फंक्शन बनाया है, जो क्या करेगा, वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ना ये जो इंक्रीमेंट या ऑपरेटर होता है इसके बारे में बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा लिया है। मान लीजिए मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स इक्वल्स टू 5, और एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, लेट से कामा वाई से। ओके, मान लीजिए वाई में मुझे एक्स को रखना है, एक्स में इंक्रीमेंट करना है, तो मैं प्लस प्लस एक्स रख सकता हूँ, या वाई में मैं एक्स प्लस प्लस रख सकता हूँ, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्री इंक्रीमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है कि जब आपने पहले लिखा प्लस प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू जो भी है उसको इंक्रीमेंट करेगा, तो 6 हो गई, और वाई में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, है ना। और वाई में 6 चला गया। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि जो भी एक्स में होगा पहले पहले उसकी वैल्यू वाई में असाइन करेगा, उसके बाद एक्स में इंक्रीमेंट करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट एक्स और स्पेस, और लिखता हूँ मैं y की वैल्यू, है ना। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं यही लाइन कॉपी करके इसके नीचे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, पहले x की वैल्यू 5 है, तो 5 से इंक्रीमेंट होकर 6 होगा, तो y में चला जाएगा 6। तो यहाँ पर x में भी इंक्रीमेंट हो गया है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा क्या, 6 एंड 6 है। अब x में 6 आ चुका है, तो जब प्लस प्लस आपने लगा x प्लस प्लस, तो पहले x की जो वैल्यू है 6 वो y में चली जाएगी, उसके बाद x में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो x में हो जाएगा 7। तो y में तो 6 ही रहेगा, लेकिन x में 7 हो जाएगा। तो 6 यहाँ प्रिंट होगा, और 6 यहाँ पर प्रिंट होगा, है ना। अगर मैं प्रोग्राम को रन कर दूं, अभी हमने सिर्फ क्लास बनाई है, उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो वो कुछ नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर 6 और 7 प्रिंट हो गया है। तो ये आपको पहले से ही पता था किस तरह से काम करता है, हमने समझा दिया थोड़ा सा। अब चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्लास है कोऑर्डिनेट, मैं उसका दो ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ C1 एंड C2। ओके, मैं क्या करता हूँ कि C1 के लिए कुछ वैल्यू रख लेता हूँ सेट कोऑर्डिनेट। मान लीजिए हमने रख दिया इसमें 1, 2। तो जो C1 का एक्स वाई होगा उसमें 1 एंड 2 चला जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो C1 है उसमें उसमें क्या करो, प्लस प्लस करो, उसमें प्लस प्लस करो, और उसको C2 में रख दो, है ना। तो हमने क्या किया कि प्लस प्लस C1 कर दिया, उसमें C2 रखो। तो ये लाइन अभी नहीं चलने वाली है, क्योंकि कंपाइलर को ये नहीं पता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो उसमें किस तरह से हमें इंक्रीमेंट करना है। तो ये एरर देगा, और एरर दे भी रहा है। तो मुझे इस प्लस प्लस ऑपरेटर की करनी पड़ेगी ओवरलोडिंग, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, C2 में प्लस प्लस C1 कर दिया, और जो C2 का डेटा होगा उसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा शो कोऑर्डिनेट फंक्शन को कॉल करके, है ना। तो यहाँ पर प्लस प्लस से मतलब क्या है कि C1 की वैल्यू है 1, 2, तो जो C2 का होगा उसमें 2, 3 जाना चाहिए, है ना। C1 के x में इंक्रीमेंट करो, C1 के y में इंक्रीमेंट करो, जो रिजल्ट आए उसको C2 के x y में रख दो। हम ये काम करने वाले हैं। तो अभी मैं इस काम को करूँगा मेंबर फंक्शन बना के, है ना। मैं क्या करूँगा, मेंबर फंक्शन बना के काम करूँगा मैं इसका। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले मुझे इस ऑपरेटर की करनी पड़ेगी ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने क्लास के अंदर, और अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा
कि अब आप ना इस लाइन को एक्सप्लेन करो। इस लाइन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको प्लस प्लस की डेफिनेशन देखनी है। तो अभी मैं डेफिनेशन करने वाला हूँ कहाँ पर, क्लास के अंदर, यानी कि मेंबर फंक्शन की तरह। और अगर हम उसको मेंबर फंक्शन की तरह डिफाइन करने वाले हैं प्लस प्लस को, तो मेंबर फंक्शन को हमें कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यही हमारा कॉलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो C1 यहाँ पर प्लस प्लस को कॉल करेगा, C1 प्लस प्लस का कॉलर ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं फंक्शन का नाम क्या रखूँगा, मैं फंक्शन का नाम रखूँगा प्लस प्लस, लेकिन उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा ऑपरेटर कीवर्ड, है ना। और इसमें कोई आर्गुमेंट्स पास होगा, बताइए, नहीं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक यूनिरी ऑपरेटर है, तो उसको बनना पड़ेगा कॉलर ऑब्जेक्ट। यानी कि C1 ने क्या किया, इस ऑपरेटर प्लस प्लस को कॉल किया। C1 ने ऑपरेटर प्लस प्लस को कॉल किया और उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, जो भी रिटर्न होके आया वो C2 में चला गया, है ना। तो ये वाली लाइन लिखना ये वाली लाइन लिखने के बराबर है, और जो भी रिटर्न हो रहा है वो C2 में जा रहा है ना। तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए फंक्शन का, कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट टाइप की वैल्यू को हम लोग रिटर्न करेंगे। तो फंक्शन का नाम रहेगा कोऑर्डिनेट, फंक्शन का रिटर्न टाइप कोऑर्डिनेट, फंक्शन का नाम ऑपरेटर प्लस प्लस, कोई भी आर्गुमेंट इसमें पास नहीं हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि C1 ने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इसके अंदर मैं x लिखूंगा तो वो C1 का माना जाएगा, इसके अंदर मैं y लिखूंगा तो वो C1 का माना जाएगा। अब प्लस प्लस C1 का मतलब क्या है कि C1 का जो एक्स वाई उसमें इंक्रीमेंट पहले कर दो, उसके बाद उसको C2 में क्या करो, असाइन करो, है ना। तो अगर मुझे करना पड़ेगा प्लस प्लस एक्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस वाई। तो पहले हमें प्लस प्लस लगा के एक्स वाई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे रिटर्न करना है। तो एक साथ मैं इन दोनों वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट टाइप का, लेट्स से C नाम से, तो C के एक्स में मैं क्या रख दूंगा, प्लस प्लस एक्स, C के y में क्या रख दूंगा, प्लस प्लस वाई, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, C को, है ना। तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन के अंदर जब मैं x लिखूंगा तो वो C1 का माना जाएगा, क्योंकि C1 ने इसको कॉल किया है। तो C1 के x में हमने इंक्रीमेंट करके C के x में रख दिया, फिर C1 के y में इंक्रीमेंट करके इस C के y में रख दिया, और C को रिटर्न कर दिया। तो C का डेटा जो भी होगा वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, C2 में। ये जो C ऑब्जेक्ट बना, जिस टाइम पर ये रिटर्न हो रहा है, तो C के एक्स वाई में क्या होगा, C के एक्स वाई में C1 के एक्स वाई से एक ज़्यादा, यानी कि 2,3 होगा। तो C के एक्स वाई में क्या होगा, 2,3, जो रिटर्न होगा और इस C2 में कॉपी हो जाएगा, और यहाँ से वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आप देखना यहाँ पर 2,3 प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये हमने प्री इंक्रीमेंट देखा, देखिए 2,3 प्रिंट हो रहा है, ये क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट है ना। ये प्री इंक्रीमेंट पहले हमने किया है। मान लीजिए कि मेरे पास, मैं क्या कर लेता हूँ, लेट से C4 बना लेता हूँ, C5 बना लेता हूँ, ओके। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, जो C4 है उसमें कुछ मैं लेट से सेट कोऑर्डिनेट को कॉल करके मैं उसमें 5,6 सेट कर देता हूँ। और अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करने वाला हूँ, ये प्री इंक्रीमेंट था, अब मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट करना है तो C4 प्लस प्लस मैं लिखूँगा, है ना, क्योंकि अगर प्लस प्लस C4 लिखा तो वो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा C4 प्लस प्लस, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको लेट से मैं C5 में रख लूँगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो C4 है उसमें क्या है, 5 और 6 है। तो प्री पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 और 6 C5 के XY में रख दो, उसके बाद C4 में क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, है ना। उसके बाद C4 में क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, ऐसे करना है हमको। अच्छा, यहाँ पर बताइए, जो C1 में हमने इंक्रीमेंट किया उसके बाद C2 में लिखा, C1 के डेटा में भी तो इंक्रीमेंट हो गया होगा। आप चाहें यहाँ पर तो पहले C1 डॉट सो आप सो कोऑर्डिनेट कर लीजिए, है ना,
क्योंकि जब हमने यहाँ पर एक्स वाई लिखे तो वो C1 के थे, उसमें भी हमने इंक्रीमेंट कर दिया। प्लस प्लस एक्स मतलब कि C1 के एक्स में इंक्रीमेंट हो गया, प्लस प्लस वाई मतलब C1 के वाई में इंक्रीमेंट हो गया। तो पहले हमने C1 का प्रिंट कर लिया और C2 का प्रिंट कर लिया, तो दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है ना। पहले हमने C1 में क्या सेट किया था, 1,2, हमने 1,2 सेट किया था। तो यहाँ पर भी आप एक बार शो कोऑर्डिनेट कर लीजिए, है ना, अगर आपको कन्फ्यूजन है। तो C1 में हमने 1,2 सेट किया था, तो यहाँ से 1,2 प्रिंट होगा। फिर जब ये लाइन चली तो C1 के x और y में भी इंक्रीमेंट हो गया, और वो इंक्रीमेंट हमने C में रखा था, C को रिटर्न कर दिया जो C2 में आ गया, तो C2 के x y में भी इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पर सेट कोऑर्डिनेट नहीं, शो कोऑर्डिनेट होगा। ओके, और फिर हमने C1 C2 दोनों को प्रिंट कर दिया। तो अभी इसको आप भूल जाइए, अभी मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट में कर दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखना, पहले C1 की वैल्यू 1,2 प्रिंट होगी, फिर यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर भी 2,3 प्रिंट होगी। देखिए 1,2, 2,3, 2,3 प्रिंट हो गया है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो जब हम अभी हमने C4 बनाया, उसमें हमने रख दिया 5 तो हमने लिखा C4 प्लस प्लस। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि पहले C4 का जो भी रिकॉर्ड है 5,6 वो C5 में रख दो, उसके बाद C4 में इंक्रीमेंट करो, है ना। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा C4 डॉट शो कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर लगाऊंगा C5 डॉट शो कोऑर्डिनेट, है ना। और एक बार पहले मैं लगाऊंगा C4 डॉट शो कोऑर्डिनेट। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने C4 को प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा, 5,6। फिर यहाँ पर असाइनमेंट हो गया, तो C5 में यही वैल्यू जाएगी 5,6, लेकिन C4 में इंक्रीमेंट तो हो ही जाएगा, तो वो हो जाएगा 6,7। तो यहाँ पर जो प्रिंट होने वाली है वैल्यू वो होगी 5,6। यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो प्रिंट होगी क्या, 6,7। और जो C5 है उसमें तो ओल्ड वैल्यू कॉपी होगी, तो इसमें होगा 5,6, है ना। अब इसकी अगर हमें ओवरलोडिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा सिमिलरली इसी तरह का, है ना। ध्यान से देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसी तरह का बनाना पड़ेगा। और मुझे इस प्लस प्लस एक्स की जगह पर लिखना पड़ेगा एक्स प्लस प्लस, है ना। इस प्लस प्लस वाई की जगह पर लिखना पड़ेगा वाई प्लस प्लस। सेम काम वही करना है, एग्जैक्ट वही काम करना है, लेकिन इस वाले में क्योंकि हमें पहले इंक्रीमेंट करके असाइन करना है, और इस वाले में पहले असाइन करना उसके बाद इंक्रीमेंट करना है ना। तो पोस्ट का यही तो मतलब होता है। अब आप बताइए कि यहाँ पर दो फॉर्मेट हैं, दोनों एकदम सेम हैं, दोनों सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में कौन वाला कॉल होगा, इस केस में कौन वाला कॉल होगा, ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है, इसीलिए देखिए कह रहा है नो ऑपरेटर इतना मैचेस दीज ऑपरेंड्स ऑपरेंड टाइप्स आर इतना ना। तो कन्फ्यूजन है, इसलिए क्या होता है कि जो पोस्ट वाला है उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंट मेंशन करेंगे। क्या करेंगे आप, इंट इस तरह से मेंशन करेंगे। जब आपने इंट मेंशन कर दिया तो इसका मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए है, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए है, और ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट के लिए है। ध्यान रखना, ये इंट आपको यहाँ पर तभी लिखना है जब प्री और पोस्ट दोनों को आप एक साथ में ओवरलोड कर रहे हो, है ना। अगर एक ही वर्जन अवेलेबल होता दोनों में से कोई भी, तो वहाँ पर आपको इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा देख, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरे लाइन को यहाँ से ना कमेंट कर देता हूँ, है ना। हमने कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद मैं इसको भी कमेंट में कर देता हूँ, ये देखिए, और इसको मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ। तो क्या मुझे एरर मिल रहा है, हाँ एरर मिल रहा है हमें यहाँ पर, है ना। इसका मतलब कि जब आप पोस्ट की ओवरलोडिंग करेंगे तो आपको इंट लिखना पड़ेगा, है ना। आपको इंट लिखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। जब भी आप पोस्ट बनाएंगे तो इंट यहाँ पर करेंगे, है ना। चाहे प्री की आप ओवरलोडिंग कर रहे हो या ना कर रहे होंगे, आपको यहाँ पर इंट लिखना ही लिखना है ना। मैं एक बार सेव करता हूँ, यहाँ पर एरर देखिए मेंटेन है, इसलिए
जब आप पोस्ट की करेंगे तो यहाँ पर आपको इंट लिखना ज़रूरी है ना। देखिए एरर चली गई, और इन सबको मैं फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ देखा कि जो प्री है या पोस्ट है, दोनों की कोडिंग सेम होती है। प्री में हम पहले इंक्रीमेंट कर देते हैं, उसके बाद असाइन करते हैं, और पोस्ट में जब प्लस प्लस बाद में लगाते हैं तो पहले वो असाइन हो जाता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। और जब पोस्ट की करते हैं तो उसमें हमें इस तरह से इंट लिखना पड़ता है। कोई आर्गूमेंट देखिए यहाँ पर हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, हमने वेरिएबल नहीं बनाया है, सिर्फ डेटा टाइप लिखा है, जिसका मतलब वो इसके लिए है ना। तो एक बार मैं रन कर दूं 5,6 से पोस्ट वाले के लिए आपको आउटपुट देखना है। देखिए 5,6, फिर जो C4 था उसमें इंक्रीमेंट हो गया, ये है, लेकिन C5 में ओल्ड वैल्यू ही जाएगी, है ना। आप देख सकते हैं 5,6, ये 5,6, फिर C4 में तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, है ना। देखिए जिस ऑपरेंड के साथ में हम इंक्रीमेंट यूज करते हैं, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, उस ऑपरेंड में तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। बस जिसमें हम वो वैल्यू असाइन करते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि पुरानी वैल्यू जा रही है कि अपडेटेड वैल्यू, इंक्रीमेंटेड वैल्यू जा रही है। तो पोस्ट के केस में पुरानी वैल्यू चली जाती है। तो जो यहाँ पर C5 है, जो यहाँ पर C5 है, इसमें पुरानी वैल्यू ही जाएगी। इसलिए जब हमने यहाँ पर लास्ट में C5 को प्रिंट किया तो यहाँ पर 5,6 आएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो C4 है उसमें तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पर 6,7 आ रहा है ना। तो आई होप कि आपको इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी समझ में आई गई होगी कि प्लस प्लस जो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसकी ओवरलोडिंग हम किस तरह से करते हैं, प्री और पोस्ट दोनों वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय।